टेस्टलाइन रैपिड रिवीजन में आपका स्वागत है। चलिए आज राजस्थान का सामान्य परिचय, गठन, जिले और संभाग, इसको फतेह करते हैं। बिल्कुल। और ये वो टॉपिक है जिसमें फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स नामों और तारीखों के जाल में ही उलझ जाते हैं। हाँ, राजपूताना किसने कहा, राजस्थान शब्द पहली बार कब आया, ये सवाल सीधे सीधे परीक्षा में आते हैं। सही बात है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और ये पक्का करेंगे कि यहाँ से एक भी नंबर ना कटे। चलिए तो फिर इस विषय की गहराई से पड़ताल करते हैं। सबसे पहले नामों की कहानी को समझते हैं। ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है पर सवाल यहीं से बनते हैं। हाँ, तो पहला नाम जो आता है वो है राजपूताना। और ये नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया था। मैं हमेशा जॉर्ज थॉमस और कर्नल टॉड में कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। बस ये सोचिए कि जॉर्ज नाम का एक राजा था, तो राजपूताना। अच्छा, ये बढ़िया है, जॉर्ज नाम का राजा। ठीक है, तो फिर दूसरा महत्वपूर्ण नाम राजस्थान, वो कर्नल जेम्स टॉड का दिया हुआ है। हाँ, उन्होंने अपनी किताब द अनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में ये नाम सबसे पहले इस्तेमाल किया। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। कर्नल टॉड ने पुरानी बहियों के आधार पर इस प्रदेश को रजवाड़ा या रायथान नाम भी दिया था। मतलब ये सब नाम एक ही समय के आसपास के हैं? हाँ, लगभग। और उनकी किताब का एक दूसरा नाम भी है, तो याद रखना जरूरी है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और इसका प्रकाशन 1829 में हुआ था। बिल्कुल। तो ये तो हो गई किताबों की बातें, लेकिन आधिकारिक तौर पे मतलब सरकारी कागजों में राजस्थान शब्द कब आया? वो आया एकीकरण के दौरान। 25 मार्च 1948 को जो दूसरा चरण था, उसमें पहली बार राजस्थान शब्द आधिकारिक तौर पर जुड़ा, पूर्व राजस्थान संघ के नाम से। ओके, 25 मार्च 1948। और फिर आया वो बड़ा दिन 30 मार्च 1949। हाँ, जब वृहत राजस्थान संघ बना, जब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसी बड़ी रियासतें इसमें शामिल हुईं। और शायद इसीलिए हर साल 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। सही। और आखिर में जो संवैधानिक मान्यता मिली, वो मिली 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ। तो ये पूरी टाइमलाइन है, किताबों से लेकर सरकारी मान्यता तक। बिल्कुल। नामों के बाद अब आते हैं गठन की महत्वपूर्ण तारीखों पर। ये तो सीधी परीक्षा में पूछी जाती हैं। हाँ, जैसे 30 मार्च 1949 वृहत राजस्थान का गठन, फिर 26 जनवरी 1950 संवैधानिक मान्यता, और सबसे जरूरी तारीख 1 नवंबर 1956। हाँ, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आया था। अजमेर मेरवाड़ा का विलय इसी दिन हुआ था। सही। तो नाम हो गए, गठन हो गया। अब चलते हैं जिलों और संभागों की कहानी पर, जिसमें तो कई उतार चढ़ाव आए हैं। इसकी शुरुआत भी 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय हुई थी। तब 25 जिले और 5 संभाग थे। कौन कौन से थे वो 5 संभाग? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा, ये 5 थे। ओके। फिर 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। हाँ, और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। कौन सा ट्विस्ट? अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को ही बंद कर दिया। अरे, बंदी कर दिया? मतलब कोई संभाग ही नहीं रहा? कुछ नहीं, सब खत्म। लेकिन ये ज्यादा दिन बंद नहीं रही होगी, है ना? नहीं, ज्यादा दिन नहीं। जनवरी 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने इस व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया। अच्छा, तो लगभग 25 साल बाद ये वापस शुरू हुई। हाँ, और जब वापस शुरू हुई तो अजमेर को छठा संभाग भी घोषित कर दिया गया। तो जो अजमेर 1956 में 26वां जिला बना था, वही 1987 में छठा संभाग बन गया। बिल्कुल। और इसी के बाद नए जिले बनने का क्रम भी तेज हो गया। हाँ, 27वां जिला बना धौलपुर 1982 में। और फिर 1991 में एक साथ 3 जिले बने, 12, दौसा और राजसमंद। सही। 28वां, 29वां और 30वां। तो करना ये है कि हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, देखें कि क्या वो किसी विशेष वर्ष के संदर्भ में पूछा गया है। अच्छा, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार या ऐसा कुछ? हाँ, और अगर कोई संदर्भ नहीं है तो नवीनतम प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार ही उत्तर दें। मतलब पुराने और नए दोनों नक्शों पर एक नजर रखना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है। रटने से ज्यादा समझना जरूरी है कि कौन सा नया जिला किस पुराने जिले से बना है। तो आज हमने राजस्थान के नामकरण, गठन के चरणों और जिलों व संभागों की व्यवस्था को समझा। हाँ, ये एक आधारभूत जानकारी है, मतलब एक नींव है
जिसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। बिल्कुल। अब जब हम जिलों को जान गए हैं तो चलिए देखते हैं कि राजस्थान असल में ग्लोब पर कहाँ स्थित है। सही। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की स्थिति, विस्तार व उद्भव की ओर। ठीक है, चलिए राजस्थान को नक्शे पर स्थापित करते हैं। अक्सर जब भूगोल की बात आती है तो ये अक्षांश और देशांतर वाले नंबर, इन्हें याद रखना सबसे मुश्किल काम लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे किसी का बहुत लंबा और उबाऊ सा फोन नंबर याद कर रहे हों, जिसके हर अंक का कोई मतलब ही ना हो। ये बात बिल्कुल सच है। ये नंबर पहली नज़र में बहुत सूखे और बेजान लगते हैं। 23 डिग्री 03 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट, ये सिर्फ आंकड़े लगते हैं। लेकिन अगर हम इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को देखें तो ये सिर्फ नंबर नहीं रह जाते। ये एक पते की तरह है, एक ऐसे घर का पता जो लाखों साल पहले बनना शुरू हुआ था, जब पृथ्वी के विशाल महाद्वीप एक दूसरे से टकरा रहे थे और दूर जा रहे थे। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि इन नंबरों में राजस्थान के जन्म की कहानी छुपी है। चलिए फिर इस कहानी की परतें खोलते हैं। ये पैंजिया और गोंडवाना लैंड वाली कहानी है, सही कहा मैंने? बिल्कुल, शुरुआत वहीं से होती है। अल्फ्रेड वैगनर के सिद्धांत के अनुसार करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर आज की तरह अलग-अलग महाद्वीप नहीं थे। सारा भूभाग एक साथ जुड़ा हुआ था, एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में, जिसे पैंजिया कहा गया। और फिर इसमें दरार पड़ गई? हाँ, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण पैंजिया 2 बड़े हिस्सों में टूट गया। जो हिस्सा उत्तर की ओर खिसका उसे अंगारा लैंड कहा गया। लॉरिएशिया भी कहते हैं शायद। हाँ, लोरेशिया भी। और जो दक्षिण में रहा वो कहलाया गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह बनी, वहां पानी भर गया होगा। सही पकड़ा। उस विशाल उथले समुद्र को टेथिस सागर का नाम दिया गया। अब यहाँ कहानी दिलचस्प होती है। जब गोंडवाना लैंड से भारतीय प्लेट टूटकर उत्तर की ओर खिसक रही थी, तब आज का राजस्थान उस प्लेट के बिल्कुल अगले किनारे पर था, टेथिस सागर से टकराता हुआ। एक मिनट, तो इसका मतलब राजस्थान की जमीन कोई एक टुकड़ा नहीं है, वो इस टकराव के बिंदु पर बना है। बिल्कुल, यही राजस्थान के भूगोल का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे आकर्षक पहलू है। राजस्थान के 2 प्रमुख भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड के कठोर प्राचीन अवशेष हैं और 2 प्रदेश उसी टेथिस सागर के नरम नए अवशेष हैं। ये तो कमाल है। मतलब एक ही राज्य में 2 अलग-अलग महाद्वीपों के टुकड़े जुड़े हुए हैं। ये तो किसी पहेली के 2 हिस्सों जैसा है। कौन सा हिस्सा कहां से आया? गोंडवाना लैंड की देन है अरावली पर्वतमाला, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और हाड़ौती पठार। ये दोनों असल में भारत के विशाल प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जो कि धरती की सबसे स्थिर और पुरानी चट्टानों में से एक है। और इसीलिए अरावली में वो धात्विक खनिज मिलते हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, जो प्राचीन चट्टानों में पाए जाते हैं। अब समझ में आया। और टेथिस सागर का क्या हुआ? टेथिस सागर के सूखने और उसमें नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा होने से बने थार का मरुस्थल, जो राजस्थान का सबसे नवीनतम हिस्सा है और पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसीलिए आज भी रेगिस्तान में समुद्री जीवाश्म मिलते हैं और सांभर जैसी खारे पानी की झीलें मौजूद हैं, जो उस प्राचीन सागर की निशानी है। वाह, ये तो जमीन के नीचे भी 2 अलग-अलग दुनिया होने जैसा है। एक तरफ प्राचीन चट्टानें और खनिज, दूसरी तरफ समुद्री नमक और जीवाश्म। तो अगर हम समय के हिसाब से देखें तो सबसे पुराना हिस्सा अरावली हुआ और सबसे नया थार का मरुस्थल। एकदम सही। इसका क्रम है, सबसे पहले अरावली, फिर हाड़ौती का पठार, उसके बाद पूर्वी मैदान और सबसे अंत में यानी सबसे नया थार का मरुस्थल। एक ही राज्य में आप अरबों साल पुरानी चट्टान से लेकर कुछ लाख साल पुराने मैदान तक का सफर कर सकते हैं। तो ये तो हुई लाखों साल पुरानी कहानी। अब अगर हमें आज के नक्शे पर इस अनोखी जमीन का सटीक पता चाहिए तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स यानी इसके अक्षांश और देशांतर को समझना होगा। अब शायद ये नंबर उतने उबाऊ नहीं लगेंगे। चलिए इसे आसान बनाते हैं। ग्लोब पर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो जाहिर है राजस्थान भी वहीं होगा जी। अब इसके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। ठीक है, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि इस बार ये फोन नंबर याद हो जाए। इसकी अक्षांशीय स्थिति यानी लैटिट्यूड, जो हमें भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर की दूरी बताता है, वो है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23-3 से 30-12। ठीक है। और देशांतर? और इसकी देशांतरीय स्थिति यानी लॉन्गिट्यूड, जो हमें ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर की दूरी बताता है,
वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 69, 30 से 78, 17। एक मिनट, अगर मैं इसका गणित लगाऊं तो अक्षांश में लगभग 60 डिग्री और 9 मिनट का फैलाव है, और देशांतर में लगभग 8 डिग्री और 47 मिनट का। ये करीब 9 डिग्री का देशांतरीय विस्तार ही उस समय के अंतर की वजह बनता होगा जिसके बारे में हम सुनते हैं। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही 8 डिग्री 47 मिनट का देशांतरीय विस्तार राजस्थान के समय में एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 36 मिनट का अंतर पैदा करता है। लेकिन पहले इसे याद रखने की एक ट्रिक समझ लेते हैं। हाँ, वो जरूरी है। बस इसे 2 हिस्सों में याद करें। लैटिट्यूड के लिए 23-3 से 30-12 और लॉन्गिट्यूड के लिए 69-30 से 78-17। इसे 2-4 बार दोहराने से ये दिमाग में बैठ जाता है। 23-3 से 30-12, 69-30 से 78-17। ये बेहतर है। और ये नंबर सिर्फ हवा में खींची लाइनें नहीं हैं, ये जमीन पर असली जगह हैं। तो सबसे दक्षिणी सिरा कहाँ है? सबसे दक्षिणी बिंदु है बांसवाड़ा जिले का बोरकोंड गांव, जो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर पर है। और सबसे उत्तरी बिंदु है श्री गंगानगर का कोणा गांव, जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर पर स्थित है। बोरकुंड से कोणा और पूरब पश्चिम? सबसे पश्चिमी बिंदु है जैसलमेर का कटरा गांव, जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर है। और सबसे पूर्वी बिंदु है धौलपुर का सिलावट गांव, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व पर। तो इसका मतलब जब धौलपुर के सिलावत गांव में सूरज उगरा होता है, तब जैसलमेर के कटरा गांव में अभी भी अंधेरा होता है। सुबह की चाय पीने के लिए ज्यादा वक्त मिलता होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। इसे 4 से गुणा करें तो आता है 35 मिनट और 8 सेकंड, यानी लगभग 36 मिनट। 36 मिनट, ये बहुत ज्यादा है। मतलब अगर धौलपुर में कोई सरकारी दफ्तर सुबह 10 बजे खुलता है, तो उस समय जैसलमेर की स्थानीय घड़ी के हिसाब से सुबह के सिर्फ 9:24 मिनट हुए होंगे। सूरज के हिसाब से तो वो दफ्तर जल्दी खुल गया। हाँ, ये भौगोलिक विस्तार का सीधा और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला प्रभाव है। ये कमाल है कि नक्शे पर इसका इतना अलग आकार है। अब जब हम इसके विस्तार की बात कर ही रहे हैं, तो एक सवाल जो हमेशा मेरे दिमाग में आता है, राजस्थान देखने में ज्यादा चौड़ा लगता है या ज्यादा लंबा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं। इसकी आकृति एक विषम कोणीय चतुर्भुज यानी कि रोम्बस जैसी है। पतंग जैसी भी कहते हैं। हाँ, या पतंग जैसी। ये बात सबसे पहले T.H. हैंडले नाम के विद्वान ने बताई थी, और इस पतंग की चौड़ाई इसकी लंबाई से ज्यादा है। सच में? मुझे हमेशा लगता था कि ये उत्तर से दक्षिण में ज्यादा लंबा होगा। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। इसकी उत्तर से दक्षिण यानी श्री गंगानगर के कोणा गांव से बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव तक की लंबाई है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर? ठीक है। और इसकी पूर्व से पश्चिम यानी धौलपुर के सिलावट गांव से जैसलमेर के कटरा गांव तक की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। एक मिनट, 869 किलोमीटर चौड़ा और 826 किलोमीटर लंबा, मतलब ये 43 किलोमीटर ज्यादा चौड़ा है। ये तो कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये तो लगभग जयपुर से दौसा जितनी दूरी हो गई। सही कहा। ये 43 किलोमीटर का अंतर इसकी भौगोलिक बनावट, जलवायु और मॉनसून के पैटर्न तक को प्रभावित करता है। ये दिखाता है कि राज्य का फैलाव पूर्व पश्चिम दिशा में ज्यादा है, जो अरावली के समानांतर है। हमने राजस्थान को प्राचीन गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के नक्शे से लेकर आज के आधुनिक नक्शे पर स्थापित कर लिया है। इसके निर्देशांक यानी वो फोन नंबर भी समझ लिया है और इसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक नाप भी लिया है। हमने इसके नाम के पीछे की सदियों पुरानी कहानी को भी जान लिया है। हम ये तो जान गए कि ये कहाँ है और कितना बड़ा है, पर यहाँ की जमीन दिखती कैसी है? क्या ये सिर्फ रेत का समंदर है, जैसा कि इसके नाम मरुकंतार से लगता है, या इसमें अरावली जैसी प्राचीन पर्वतमालाएं भी हैं? अगली बार हम इसी पर बात करेंगे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, जमीन को 4 टुकड़ों में तोड़ते हैं। आज का हमारा मिशन एक पहेली को सुलझाना है। एक ही राज्य में, मतलब रेत का समंदर, दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियां, लहलहाते मैदान और चट्टानी पठार, ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? बिल्कुल, और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इसे 4 मुख्य हिस्सों में देखना होगा, जैसा कि स्रोत बताते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान
और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। रेत, पहाड़, मैदान और पठार, ये चारों तो सुनने में ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं। हमारे स्रोत में एक टेबल है। हाँ, वो क्षेत्रफल और जनसंख्या वाली। वही 61.11%, 40%, 9%, 10%। सच कहूं तो ये नंबर देखकर ही नींद आने लगती है। और यहीं पर आकर मतलब ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो इन सभी नंबरों को रटने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या करें? असली कहानी सिर्फ दो हिस्सों की तुलना करने से ही समझ आ जाती है। अच्छा, सिर्फ इन दोनों पर ध्यान दें। कैसे? ऐसे सोचिए, मरुस्थल राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 61%। आधे से भी ज्यादा राजस्थान। बिल्कुल, लेकिन वहां राज्य के सिर्फ 40% जनसंख्या रहती है। अब इसकी तुलना पूर्वी मैदान से कीजिए। मैदान सिर्फ 23% इलाके में फैला है, लेकिन वहां राज्य की 39% आबादी रहती है। अरे वाह, ये तो कमाल का विरोधाभास है। मतलब 61% जमीन पे 40% लोग और सिर्फ 23% जमीन पर भी लगभग उतने ही 39% लोग। हाँ, इसको याद रखने का एक सीधा तरीका है। राज्य के सबसे बड़े आलीशान कमरे में सिर्फ 40 लोग हैं और एक छोटे से कमरे में 39 लोगों को ठूंस दिया गया है। बिल्कुल सही। और यही वो चाबी है जो आपको राजस्थान के घनत्व की पूरी कहानी एक लाइन में समझा देती है। मरुस्थल विशाल है पर विरल है, और मैदान छोटा है पर सघन एकदम। अगर ये एक बात समझ आ गई तो रटने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जनसंख्या वाला फंडा तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये जो 61% इलाका है यानी मरुस्थल, ये है कैसा? क्या ये बस दूर दूर तक फैली रेत है या इसमें कुछ और भी छुपा है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। स्रोत के अनुसार रामायण और भगवत गीता जैसे ग्रंथों में इस क्षेत्र को धुनवा कहा गया है। धुनवा, जिसका मतलब होता है मरुभूमि। सही। अच्छा, इसके आकार की बात करते हैं। स्रोत में लंबाई चौड़ाई के कुछ आंकड़े दिए हैं। लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर। ये नंबर तो कोई याद नहीं रख सकता, और रखने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना समझना काफी है कि ये बहुत विशाल है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका ढाल यानी स्लोप। ढाल? हाँ, मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। पर आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि ढाल किस तरफ है? बहुत फर्क पड़ता है। इसे ऐसे सोचें कि अगर आप इस इलाके में पानी की एक बाल्टी गिराएंगे तो पानी इसी दिशा में बहेगा। अच्छा। लूनी जैसी इस क्षेत्र की जो मुख्य नदी है, उसका बहाव भी इसी ढाल से तय होता है। वो उत्तर पूर्व से निकलकर दक्षिण पश्चिम में कच्छ के रण की ओर जाती है। ढाल ही पानी का रास्ता तय करता है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई। स्रोत कहता है कि रेगिस्तान का एक हिस्सा बालू का स्तूप मुक्त है। हाँ, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मतलब बिना टीलों वाला। ये कैसे हो सकता है? रेगिस्तान का मतलब ही तो रेत के टीले होता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में रेत के टीले ही आते हैं। बिल्कुल। लेकिन मरुस्थल का लगभग 41.5% हिस्सा ऐसा है जहां टीले नहीं हैं। ये हिस्सा रेतीला नहीं बल्कि पथरीला और चट्टानी है। भूगोल की भाषा में इसे हमादा कहते हैं। हमादा? हाँ, ये जैसलमेर के पोकरण, रामगढ़, फलोदी और बाड़मेर के कुछ हिस्सों में फैला है। और इसी पथरीले हमादा में एक ऐसी जगह है जो हमें करोड़ों साल पीछे समय में यात्रा पर ले जाती है। इसका नाम है आकल वुड फॉसिल पार्क। यहाँ जुरासिक काल के जीवाश्म हैं। जी हाँ, जुरासिक काल यानी आज से 18 करोड़ साल पहले का समय, जब धरती पर डायनासोर घूमते थे। बिल्कुल। उस समय के पेड़ों की लकड़ी आज वहां पत्थर बन चुकी है। इन्हें भारत में लकड़ी के सबसे पुराने जीवाश्म माना जाता है। पर एक सवाल मेरे मन में अब भी है। पूछिए। ये रेगिस्तान पूरे राजस्थान में क्यों नहीं फैल गया? बहुत सही सवाल। रेगिस्तान को रोकने वाली एक दीवार है। एक ऐसी दीवार जो न सिर्फ रेगिस्तान को रोकती है बल्कि पूरे राजस्थान की जलवायु, नदियों और वनस्पति की किस्मत तय करती है। और उस दीवार का नाम है अरावली पर्वतमाला। अरावली है? राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश। ये इतनी पुरानी है कि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, मतलब आज से लगभग 65 करोड़ साल पहले। स्रोत में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, महान भारतीय जल विभाजक, द ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। इसका मतलब बहुत सरल है। अरावली राजस्थान के बीचों बीच एक दीवार की तरह खड़ी है। एक दीवार की तरह? हाँ, जब मानसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से आती हैं तो अरावली उन्हें रोक लेती है।
इस वजह से इसके पूर्वी हिस्से में तो खूब बारिश होती है, लेकिन पश्चिमी हिस्सा सूखा रह जाता है। हवाएं वहां तक नमी पहुंचा ही नहीं पाती। अच्छा, तो ये एक प्राकृतिक दीवार है जो पानी को बांट देती है। एक और लिस्ट है अरावली की सबसे ऊंची चोटियों की। गुरु शिखर 1722 मीट, सेर 1597 मीट, दिलवाड़ा 1442 मीट। हे भगवान, ये नाम और इनकी ऊंचाई कौन याद रखेगा? ये तो रेगिस्तान के नंबरों से भी ज्यादा बोरिंग है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक बहुत मजेदार ट्रिक है, एक निमोनिक। ट्रिक बताइए। बस एक लाइन याद रखनी है, गुरु से दिल लगाकर जरा आस रखो। ये कैसे काम करेगा? देखिए, गुरु से गुरु शिखर सबसे ऊंची, से शेर दूसरी सबसे ऊंची, दिल से दिलवाड़ा तीसरी, जरा से जरगा चौथी, और आस में आ से अचलगढ़ पांचवी। ये तो शानदार है। अब ये लिस्ट उतनी डरावनी नहीं लग रही है। बस तो अरावली ने बारिश को रोककर पानी का बंटवारा कर दिया। अब सवाल ये है कि जो बारिश पूर्वी हिस्से में हुई, उस पानी का क्या हुआ? उस पानी ने राजस्थान के तीसरे भौतिक प्रदेश को जन्म दिया, पूर्वी मैदान। ये वही छोटा कमरा है जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। अच्छा। अरावली से निकलने वाली बनास और उसकी सहायक नदियों ने हजारों सालों तक अपने साथ लाई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, मतलब एल्यूवियल सॉइल, यहां बिछाई है। मतलब राजस्थान का कृषि और औद्योगिक दिल यही इलाका है। एकदम सही। ये मैदान 3 मुख्य बेसिन में बटा है, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। इन नदियों की वजह से ही ये राजस्थान का सबसे समृद्ध हिस्सा है। हमारी पहेली के 3 हिस्से जुड़ गए, रेगिस्तान, उसे रोकने वाली अरावली की दीवार, और दीवार के दूसरी तरफ बना उपजाऊ मैदान। अब ये चौथा और आखिरी हिस्सा क्या है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। हाँ, हाड़ौती। हाड़ौती का पठार असल में भारत के विशाल दक्कन के पठार, डेक्कन प्लेटू, का ही एक उत्तरी हिस्सा है, और इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है। ज्वालामुखी लावा? मतलब यहाँ की जमीन बाकी राजस्थान से बिल्कुल अलग होगी? हाँ, यहाँ की मिट्टी काली है जो लावे से बनी है। ये कपास और सोयाबीन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। और इस पठार से चंबल जैसी बड़ी नदी गुजरती है, जिसने यहाँ की चट्टानों को काटकर गहरी घाटियां और बीहड़ बना दिए हैं, रवीन्स, जो इस इलाके की एक अलग पहचान है। तो आज हमने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों की पहेली को सुलझा लिया। विशाल रेगिस्तान में कम आबादी और छोटे मैदानों में उतनी ही ज्यादा आबादी। सही। हमने देखा कि कैसे अरावली एक दीवार बनकर राजस्थान की किस्मत तय करती है, और गुरु से दिल लगाकर जरा आस रखो जैसी ट्रिक से सबसे ऊंची चोटियों को भी याद कर लिया। और अंत में एक विचार, हमने ये तो देख लिया कि राजस्थान की जमीन कैसी है और ये चारों हिस्से एक दूसरे से कितने अलग हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक ही राज्य में इतनी विविधता क्यों है? इलाका मौसम तय करता है, तो अगली बार हम जलवायु को डिकोड करेंगे। यार, ठंड हो रही है, चलिए जलवायु के बारे में बात करते हैं। राजस्थान का नाम सुनती ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रेगिस्तान, गर्मी, सूखा, यही सब। बिल्कुल, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो कुछ और ही बताते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि राजस्थान की जलवायु एक पहेली की तरह है जिसकी कई परतें हैं। सही कहा, एक ही राज्य में बाढ़ भी और सूखा भी, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। आज हम एक तरह से जासूस बनकर इसी पहेली को सुलझाएंगे। अच्छा? हाँ, हमारे पास 2 मुख्य गवाह हैं, एक अरब सागर से आने वाला मानसून और दूसरा बंगाल की खाड़ी से। और एक मुख्य किरदार भी तो है जो पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है, अरावली पर्वतमाला। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर राजस्थान के मौसम की इस रहस्यमयी कहानी को कैसे लिखते हैं। ये तो मजेदार लग रहा है, और मैंने सुना इस कहानी में कुछ सीक्रेट कोड्स भी हैं, BWHW, CWG। हाँ, है तो। सुनने में तो वाईफाई पासवर्ड ऐसे लगते हैं, पर वादा रहा, जब तक हम खत्म करेंगे ये कोड्स पासवर्ड से भी ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए जासूसी शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, पूछिए। राजस्थान में बारिश हर जगह एक जैसी क्यों नहीं है? एक तरफ जैसलमेर, जहां मुश्किल से 10-20 सेंटीमीटर बारिश होती है, और दूसरी तरफ झालावाड़, जहां लगभग 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। हाँ, ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। और इस फर्क का सबसे बड़ा कारण, जैसा हमने कहा, वो है अरावली की स्थिति। अच्छा। ये पर्वतमाला एक दीवार की तरह राज्य के बीच से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये है राजस्थान के मौसम के ट्रैफिक कंट्रोलर। ट्रैफिक कंट्रोलर, ये अच्छा है।
तो ये कंट्रोलिंग होती कैसे? हमारे 2 गवाह थे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। हाँ, पहले अरब सागर वाले से पूछताछ करते हैं। ठीक है। तो अरब सागर से जो मॉनसून की शाखा उठती है वो नमी से भरी होती है, लेकिन जब वो राजस्थान में आती है तो अरावली पर्वतमाला उसके समानांतर पड़ जाती है। समानांतर मतलब पैरेलल? हाँ, पैरेलल। तो हवाओं को कोई रोकने वाला नहीं होता और वो बिना टकराए सीधी आगे निकल जाती है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। हवा कोई ट्रेन तो है नहीं कि सीधी पटरी पर चलेगी, थोड़ी बहुत मुड़ती क्यों नहीं? कोई और भी वजह है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके 2 कारण हैं। पहला, उस समय हवा का जो बहाव होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो उसे सीधा उत्तर की ओर धकेलता है। अच्छा। और दूसरा, अरावली का दक्षिणी हिस्सा जैसे माउंट आबू थोड़ा ऊंचा है, तो वहां ये हवाएं थोड़ी टकराती हैं और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही में थोड़ी बहुत बारिश कर देती हैं। बस थोड़ी सी? हाँ, बस। बाकी जगहों पर वो बस पास से निकल जाती हैं। मतलब मेहमान घर तो आया लेकिन दरवाजे से ही नमस्ते करके आगे बढ़ गया। बिल्कुल वैसा ही। अब आता है हमारा दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण गवाह, बंगाल की खाड़ी की शाखा। हाँ। ये शाखा पूर्व से गंगा के मैदानों को पार करती हुई राजस्थान पहुंचती है। और इसके लिए अरावली समानांतर नहीं है, बल्कि एक दीवार की तरह रास्ते में खड़ी है। एकदम सही। अरावली नमी से भरी हवाओं के लिए एक बाउंसर की तरह काम करती है। बाउंसर? हाँ, ये उन्हें रोककर ऊपर उठने पर मजबूर कर देती है। और जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर उठती हैं, वो ठंडी होती हैं और उनकी नमी संभालने की क्षमता कम हो जाती है। और फिर बारिश। और फिर जोरदार बारिश। इसी वजह से अरावली के पूर्वी ढलानों पर और पूर्वी मैदानी इलाकों में जैसे जयपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, इन सब में अच्छी खासी बारिश होती है। मतलब आप कह रही हैं कि मानसून के बादल एक गीले स्पंज की तरह हैं और अरावली की दीवार उन्हें निचोड़ देती है। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सारा पानी पूर्वी हिस्से में ही निर जाता है। तो इसका मतलब जब तक ये बादल पहाड़ पार करके पश्चिम तक पहुंचते हैं, वो लगभग सूखे हो चुके होते हैं, वो निचोड़ा हुआ स्पंज बन जाते हैं। अच्छा। इसी सूखे इलाके को हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शैडो एरिया। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर इसी का हिस्सा है। वाह, मतलब अरावली सचमुच में एक मौसम की विभाजक रेखा है। तो क्या कोई ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसे हम नक्शे पर खींच सकें, जो मोटे तौर पर इस गीले और सूखे राजस्थान को बांटती हो? है, और भूगोल में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। उसे कहते हैं 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा, अंग्रेजी में आइसोएट। ये वो लाइन है जो उन सभी जगहों को जोड़ती है जहां साल में औसतन 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, और ये रेखा लगभग अरावली के साथ साथ ही चलती है। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक तरह की क्लाइमेटिक बाउंड्री है जो पहाड़ों ने खुद बनाई है। इसके पश्चिम में सूखा और पूर्व में नम इलाका। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर की रेखा ने हमें एक मोटी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दे दी, पर असलियत में तो कई सारे ग्रे शेड्स होते होंगे ना? बिल्कुल। सूखे में भी कई तरह के सूखे होते होंगे और नम में भी कई वैरायटी होगी। तो अब इस तस्वीर में और गहरे रंग कौन भरेगा? मैं के लिए हमें एक जर्मन जलवायु विज्ञानी व्लादिमीर कोपेन के काम को देखना होगा। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। वही सीक्रेट कोड्स BWHW CWG। हाँ, पहली नज़र में डरावने लग सकते हैं, पर असल में वे जलवायु की एक गुप्त भाषा है जिसे आज हम क्रैक करेंगे। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोपेन ने ये वर्गीकरण किसी मुश्किल गणित पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल चीज पर आधारित किया था। हाँ, और वो है वनस्पति यानी वेजिटेशन। कोपेन का मानना था कि किसी भी जगह के पेड़ पौधे वहाँ के जलवायु का सबसे सच्चा आईना होते हैं। जैसी वनस्पति वैसी जलवायु। बिल्कुल। इसी आधार पर उन्होंने राजस्थान को 4 मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। चलिए इन कोड्स को एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहले AW से शुरू करते हैं। ये सुनने में सबसे आसान लग रहा है। AW का मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र। हाँ, इसमें A का मतलब है ट्रॉपिकल यानी बहुत गर्म, और छोटा W दिखाता है कि यहाँ सर्दियाँ सूखी होती हैं, विंटर ड्राई। अच्छा, और ये मिलता कहाँ है? ये राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर का दक्षिणी भाग। मतलब यहाँ बारिश खूब होती होगी। हाँ, 80 से 100 सेंटीमीटर तक। इसीलिए यहाँ आपको सवाना जैसी घनी घास और सागवान के जंगल मिलते हैं। ये राजस्थान का सबसे हरा भरा इलाका है। ठीक है, अब इसे याद रखने की ट्रिक बनाते हैं। RW।
RW को हम औसम मौसम की तरह याद रख सकते हैं। हाँ। राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा हरियाली, कितना औसम है। अरे वाह, तो औसम इज इक्वल टू RW इज इक्वल टू दक्षिणी राजस्थान। ये ट्रिक तो बहुत अच्छी है। औसम मौसम, बिल्कुल। ठीक है। अगला कोड है BWHW। ये तो पक्का रेगिस्तान वाला लगता है, इसे कैसे तोड़ेंगे? चलिए इस कोड BWHW को तोड़ते हैं। पहला अक्षर B हमें बताता है कि ये एक सूखा एरिड इलाका है। सूखा मतलब जहां वाष्पीकरण इवेपोरेशन बारिश से कहीं ज्यादा होता है, पानी उड़ता ज्यादा है, बरसता कम है। समझे आप। फिर आता है बड़ा W। ये जर्मन शब्द व्यूस्टे से लिया गया है, जिसका मतलब है मरुस्थल यानी डेजर्ट। तो BW मतलब सूखा मरुस्थल। बिल्कुल। इसके बाद H का मतलब है हॉट यानी गर्म, और आखिरी में छोटा W फिर से बताता है कि सर्दियां सूखी हैं। तो BWHW का पूरा मतलब हुआ एक गर्म मरुस्थल जहां सर्दियां सूखी होती हैं, एकदम साफ। ये कहाँ मिलता है? ये है असली थार मरुस्थल, बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर का दक्षिणी हिस्सा, पश्चिमी जोधपुर। यहाँ बारिश तो बहुत ही कम होती होगी। हाँ, बस 10 से 20 सेंटीमीटर, और आपको सिर्फ मरुभेद वनस्पति दिखेगी, जीरोफाइट्स, जैसे कैक्टस, कांटेदार झाड़ियां। ठीक है, अब इसकी ट्रिक। BWHW, इसमें 2 W हैं। हाँ। एक W का मतलब वेस्ट यानी पश्चिम मान लेते हैं, तो 2 W मतलब वेरी वेस्ट। वेरी वेस्ट। हाँ, यानी राजस्थान का सबसे पश्चिमी, सबसे सूखा हिस्सा, BWHW, वेरी वेस्ट। ये तो वाकई बहुत अच्छी ट्रिक है। वेरी वेस्ट बिल्कुल सटीक बैठता है। अगला है BHW। ये BHW जैसा ही लगता है, बस एक W की जगह S आ गया है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं, बल्कि यही इसका राज है। B, H और W का मतलब तो वही है, सूखा, गर्म और सूखी सर्दियां। ठीक है। लेकिन W यानी मरुस्थल के जगह यहाँ S है, जो स्टेपी को दिखाता है। स्टेपी एक ऐसा इलाका होता है जो मरुस्थल जितना सूखा तो नहीं है, पर नम भी नहीं होता। ये एक अर्धशुष्क सेमी एरिड घास का मैदान है। अच्छा, तो ये रेगिस्तान और अरावली के बीच का एक ट्रांजिशन जोन हुआ। आपने एकदम सही पकड़ा। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़ा? हाँ, जो अरावली के पश्चिम में एक बड़ी पट्टी में फैला है। इसमें जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर जैसे कई जिले आते हैं। और यहाँ बारिश? यहाँ बारिश 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो यहाँ की वनस्पति और अर्थव्यवस्था कैसी होगी? यहाँ आपको कांपको कांटेदार झाड़ियाँ से खेजड़ी, बबूल और घास के मैदान मिलेंगे। इसीलिए ये इलाका पशुपालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फसलें? यहाँ बाजरा, मोठ, ग्वार जैसी फसलें होती हैं जिन्हें कम पानी चाहिए। राजस्थान के खान पान में बाजरे की रोटी की जो अहमियत है, वो इसी जलवायु की देन है। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। अब इसकी ट्रिक, इसमें S है तो S से स्टेप याद रख सकते हैं। हाँ, ये एक तरीका है। या फिर एक और मजेदार तरीका, BSHW को सोचें, भाई थोड़ी सी बारिश। भाई थोड़ी सी। हाँ, न BWH की तरह बिल्कुल सूखी, न AW की तरह बहुत गीली, बस थोड़ी सी बारिश। तो BSHW, भाई थोड़ी सी बारिश, इज इक्वल टू बीच का सबसे बड़ा हिस्सा। हाँ, ये मुझे पसंद आया। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। राजस्थान का दिल यही है। और हमारा आखिरी कोड है CWG। ये तो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। C और G का क्या मतलब है? देखिए, C का मतलब है गर्म शीतोष्ण जलवायु, वार्म टेम्परेट, जहां सर्दियां हल्की होती हैं। W का मतलब वही है, सूखी सर्दियां। और G? यहाँ सबसे जरूरी अक्षर है G। G का मतलब है गंगा के मैदान, यानी गेंजेटिक प्लेन जैसी जलवायु। ये वो इलाका है जो जलवायु के हिसाब से गंगा के मैदानों का ही एक हिस्सा लगता है। अच्छा, तो ये अरावली के पूर्व वाला मैदानी भाग है? बिल्कुल। इसमें राज्य के सबसे उपजाऊ जिले आते हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक। यहाँ बारिश काफी अच्छी होती होगी फिर? हाँ, 60 से 80 सेंटीमीटर तक। मिट्टी जलोढ़ है और आपको धोकड़ा जैसे पतझड़ वाले वन मिलते हैं। और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर है? ये कोई संयोग नहीं है कि राजस्थान के ज्यादातर बड़े औद्योगिक और राजनीतिक केंद्र इसी क्षेत्र में हैं। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और बेहतर मौसम ने ही इस क्षेत्र को राज्य का आर्थिक इंजन बनाया है। इसीलिए यहाँ घनी आबादी है। हाँ, और जयपुर जैसे बड़े शहरों का विकास भी संभव हो पाया। इसके लिए तो ट्रिक एकदम साफ है, CWG। इसे याद रख सकते हैं, चलो वहां घूमें। चलो वहां घूमें। हाँ, ये वही इलाका है जहाँ राजधानी जयपुर, अलवर, भरतपुर जैसे बड़े शहर हैं, जहाँ आबादी ज्यादा है और लोग घूमने जाते हैं। तो CWG,
चलो वहां घूमें, यानी पूर्वी मैदानी भाग। बहुत बढ़िया। तो चलिए इन कोड्स को एक बार फिर से आपकी ट्रिक्स के साथ दोहराते हैं। जरूर। सबसे पहले AW। औसम मौसम, सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा हरियाली, दक्षिणी राजस्थान। फिर BW HW। वेरी वेस्ट, 2W मतलब एकदम पश्चिम का सूखा रेगिस्तान, जैसलमेर बीकानेर। उसके बाद BSHW। भाई थोड़ी सी बारिश, ना सूखा ना गीला, बीच का सबसे बड़ा स्टेपी इलाका। और आखिर में CWG। चलो वहां घूमें, यानी जयपुर और पूर्वी मैदानों वाला उपजाऊ और आबादी वाला इलाका। तो ये थी राजस्थान की जलवायु की कहानी। ये सिर्फ गर्मी और धूल से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये अरावली की दीवार की कहानी है, 2 अलग-अलग मॉनसून की कहानी है। और उन सीक्रेट कोड्स की कहानी है जो हमें बताते हैं कि एक ही राज्य में इतनी विविधता क्यों है। बिल्कुल, ये कोड सिर्फ अक्षर नहीं है, ये हमें समझाते हैं कि कहीं बाजरा क्यों उगता है और कहीं गेहूं क्यों, कहीं आबादी घनी क्यों है और कहीं विरल क्यों। मतलब हर कोड एक अलग संस्कृति और जीवन जीने के एक अलग तरीके की कहानी बताता है। एकदम। जलवायु सिर्फ मौसम नहीं है, वो जीवन का आधार है। और जैसा कि कहा जाता है, जब बारिश होती है तो पानी बहता है। अगला विषय, अपवाह तंत्र। अपनी लाइफ जैकेट पकड़ लीजिए, हम नदियों में उतर रहे हैं। आज हम राजस्थान के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम पर एक गहरी छानबीन करने वाले हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम शब्द सुनने में किसी प्लम्बर के काम जैसा लगता है ना? थोड़ा सूखा सा। हाँ, लगता तो है, लेकिन यकीन मानिए, राजस्थान की नदियां रेगिस्तान की रेत में दबी हुई कहानियों और हैरान करने वाली बातों से लबालब भरी हैं। और इन सभी कहानियों के केंद्र में है एक ही चीज, अरावली पर्वतमाला। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लंबी कतार नहीं है, बल्कि राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा है। जल विभाजक रेखा। अच्छा, तो इसे एक तरह का ट्रैफिक पुलिस वाला समझें, जो पानी को इशारा करता है कि तुम्हें पूरब जाना है या पश्चिम। बिल्कुल, एकदम सही एनालॉजी है। जो नदियां अरावली के पूर्वी ढलान पर जन्म लेती हैं, उन्हें ये बंगाल की खाड़ी का लंबा रास्ता दिखाती है। ओके। और जो नदियां पश्चिमी ढलान पर शुरू होती हैं, उन्हें ये अरब सागर की तरफ भेज देती हैं। और कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो कहीं नहीं पहुंचती, वो बस रेगिस्तान में ही भटक जाती हैं। और यही तो राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम की सबसे अनोखी और सबसे बड़ी हकीकत है। लगभग 60% पानी किसी समुद्र तक पहुंचता ही नहीं। 60%? जी। इसी आधार पर हम आज की अपनी पड़ताल को 3 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला है आंतरिक प्रवाह, मतलब इनलैंड ड्रेनेज, जो कि वो 60% नदियां हैं। दूसरा, बंगाल की खाड़ी का तंत्र, ये लगभग 23% है। और बचा हुआ 17% है अरब सागर का तंत्र। तो मतलब राजस्थान की ज्यादातर नदियां शुरू तो होती हैं पर खत्म नहीं होती। चलिए इसी सबसे रहस्यमयी हिस्से से शुरू करते हैं, वो नदियां जो खो जाती हैं। इसमें सबसे पहला और बड़ा नाम है घग्गर नदी। इसके तो कई नाम हैं, मृत नदी, सरस्वती, दृषध्वती। लगता है ये कोई नदी नहीं बल्कि इतिहास की कोई पहेली है। ये वाकई एक पहेली है। एक तरफ इसे मृत नदी यानी डेड रिवर कहते हैं और दूसरी तरफ इसे पौराणिक सरस्वती नदी का बचा खुचा रूप मानते हैं। एक मिनट, मृत नदी भी और पवित्र सरस्वती भी, ये दोनों बातें तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगती हैं। ये क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि वक्त के साथ भूगोल बदल गया। जो नदी कभी विशाल थी, आज वो बस एक बरसाती नदी बनकर रह गई है। ये हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। अच्छा, हिमाचल से? हाँ, और राजस्थान में हनुमानगढ़ के पास टिब्बी से दाखिल होती है। ज्यादातर समय तो ये हनुमानगढ़ के मशहूर भटनेर दुर्ग के पास ही रेत में समा जाती है, इसीलिए मृत नदी। लेकिन मैंने पढ़ा है कि कभी-कभी ये आगे भी निकल जाती है। हाँ, जब मॉनसून अच्छा हो तो इसमें इतना पानी आ जाता है कि ये गंगानगर को पार करती हुई सरहद के उस पार पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये नदी इंटरनेशनल भी हो जाती है। क्या वहां भी इसे घग्गर ही कहते हैं? नहीं, वहां इसकी पहचान बदल जाती है। पाकिस्तान में इसके सूखे रास्ते को हकरा के नाम से जाना जाता है। हकरा। और यहाँ राजस्थान में हनुमानगढ़ के इलाके में इसके बहाव क्षेत्र को स्थानीय लोग नाली या पाट कहते हैं। ये स्थानीय नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। नाली और पाट, ठीक है, ये याद रहेगा। इसी तरह की एक और नदी है कांतली, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि सभ्यता बहा कर लाती थी। बिल्कुल,
सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलने वाली एक कांतली नदी तोरावाटी बेसिन बनाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी देन है इसके किनारे पनपी सभ्यताएं। सभ्यताएं? जैसे जैसे नीम का थाना के पास गणेश्वर सभ्यता। इसे भारत में तांबे के इस्तेमाल का शुरुआती केंद्र माना जाता है। वो इसी नदी के किनारे फली फूली। मतलब हजारों साल पहले लोग इस नदी के किनारे तांबे के औजार बना रहे थे। ये तो कमाल है। यही नहीं, झुंझुनू में सुनारी सभ्यता के अवशेष भी इसी नदी के पास मिले हैं। तो ये नदियां उस दौर की लाइफलाइन थीं। और सबसे छोटी नदी, उसका भी जिक्र था? हाँ, सबसे छोटी, जिसका नाम भी बड़ा प्यारा है, काकने या मसूरदी। सबसे छोटी? कितनी छोटी होगी? मतलब क्या इसे पैदल ही पार कर सकते हैं? शायद हाँ। ये जैसलमेर की कोठरी पहाड़ी से निकलती है और मुश्किल से 17 किलोमीटर बहकर मीठे पानी की एक सुंदर सी झील, बुझ झील बनाती है। बुझ झील? हाँ, और बस वहीं इसकी कहानी खत्म। तो ये तो वो नदियां हुई जिन्हें रेगिस्तान अपनी गोद में समा लेता है। लेकिन राजस्थान की सारी कहानियां अधूरी नहीं रहती। कुछ नदियां हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। इनमें सबसे मशहूर नाम है चंबल। हाँ, अब हम बंगाल की खाड़ी तंत्र की बात कर रहे हैं, और चंबल इसका पोस्टर बॉय है। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। कामधेनु। और बारहमासी भी है ना? जी, क्योंकि ये राज्य की इकलौती बारहमासी यानी साल भर बहने वाली नदी है। ये मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ियों से निकलकर 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल का नाम आते ही मेरे दिमाग में तो बीहड़, घाटियां और पुरानी फिल्मों के घोड़ों की टापें गूंजने लगती हैं। क्या इसका कोई भौगोलिक कारण है? नहीं, ये फिल्मों की देन बिल्कुल नहीं है, बल्कि फिल्में इसकी भूगोल की देन है। इस नदी का पानी इतनी तेजी से बहता है कि वो अपने किनारों की नरम मिट्टी को काटता चला जाता है। अच्छा। और धीरे धीरे उस जमीन को गहरे नालों और घाटियों में बदल देता है। इसी को भूगोल में अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन कहते हैं, और आम भाषा में हम इसे बीहड़ कहते हैं। मतलब ये जमीन को इस तरह काट देती है कि वो छिपने के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाती है। बिल्कुल, और चंबल इतनी शक्तिशाली है तो वो अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करती है। भैंसरौड़गढ़ के पास ये 18 मीटर की ऊंचाई से गिरकर चूलिया जलप्रपात बनाती है। चूलिया जलप्रपात? जी हाँ। ऐसा राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, राइट? जी हाँ, बिल्कुल। ओके, तो ये फैक्ट नोट कर लिया जाए। अब एक सवाल, हर बड़ी नदी की कुछ सहायक नदियां होती हैं। जी। चंबल की सबसे बड़ी साथी कौन है? वो है बनास नदी। इसका उपनाम है वन की आशा। वन की आशा, होप ऑफ द फॉरेस्ट। हाँ, और इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये पूरी तरह से राजस्थान के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका सफर राजसमंद की खमनौर पहाड़ियों से शुरू होता है। अच्छा, तो ये भी चंबल की तरह अकेली बहती है या रास्ते में दोस्त बनाती चलती? ये बहुत दोस्त बनाती है, और यहीं से राजस्थान की नदियों का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे अक्सर स्टूडेंट्स ट्रैप जोन कहते हैं। ट्रैप जोन? त्रिवेणी संगम, यानी वो जगह जहां 3 नदियां मिलती हैं। हाँ, ये संगम वाली बात हमेशा कंफ्यूज करती है। कौन सी 3 नदियां कहाँ मिलती हैं, सब खिचड़ी बन जाता है। तो चलिए इस खिचड़ी को सुलझाते हैं, और इस मामले में बनास नदी चैंपियन है। राजस्थान में सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम यही बनाती है। ओके, इसके 3 बड़े संगम हैं। पहला संगम ये बनाता है बिगोद भीलवाड़ा में। यहाँ इसमें बेड़च और मेनाल नदियां आकर मिलती हैं। बनास, बेड़च, मेनाल, बिगोद में। ठीक है, एक हो गया। इसके बाद बनास आगे बढ़ती है और राजमहल टोंक में पहुंचती है। यहाँ इसका स्वागत करने के लिए खारी और डाई नदियां आती हैं। राजमहल में खारी और डाई, गॉट इट। और तीसरा संगम इसका अंतिम मिलन है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में, जहां बनास और सीप नदी दोनों मिलकर खुद को शक्तिशाली चंबल में समर्पित कर देती हैं। अरे वाह! तो इसे याद रखने का तरीका सीधा है, बनास तीनों में कॉमन है। बिल्कुल, हमें बस उसके पार्टनर्स याद रखने। बिगोद में बेड़च मिनाल, राजमहल में खारी डाई और रामेश्वरम में चंबल सीप। अब हम उन नदियों की तरफ चलते हैं जो अपना अलग ही रास्ता चुनती हैं। ये हैं अरब सागर तंत्र की नदियां। और इनमें से एक तो अपना मिजाज ही बदल लेती है, लूनी नदी। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसे आधी खारी और आधी मीठी कहते हैं। ये कैसे मुमकिन है, एक ही नदी के 2 स्वाद? ये राजस्थान का भूगोल है, जहां कुछ भी मुमकिन है। देखिए, ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। नाग पहाड़ियों से, हाँ। और जब ये वहां से बहना शुरू करती है
तो इसका पानी किसी भी पहाड़ी नदी की तरह एकदम मीठा होता है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा ही रहता है। और फिर बालोतरा में ऐसा क्या हो जाता है कि इसका मूड बदल जाता है? बालोतरा के बाद ये नदी जिस इलाके में प्रवेश करती है, वहाँ की मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो जैसे ही नदी का पानी इस मिट्टी के संपर्क में आता है, वो नमक उसमें घुलने लगता है और नदी का पानी धीरे धीरे खारा हो जाता है। कमाल है। तो बालोतरा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक तरह की बॉर्डर लाइन है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बालोतरा से पहले के इलाकों में आपको सामान्य खेती दिखेगी, लेकिन बालोतरा के बाद सब कुछ बदल जाता है। ये नदी पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था का मिजाज बदल देती है। अब इसी तंत्र की एक और नदी है जो अपनी एक अनोखी आदत के लिए मशहूर है, माही नदी। माही नदी, जिसे आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसका डांसिंग रूट। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये तो पक्का परीक्षा में आने वाला फैक्ट है। ये कैसे करती है? ये पहले राजस्थान में घुसते समय कर्क रेखा को काटती है, फिर दक्षिण में बहती हुई एक उल्टे यू जैसा मोड़ लेती है। अच्छा, एक यू टर्न। हाँ, और गुजरात में प्रवेश करते समय उसी रेखा को दोबारा काटती है। एक नदी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डांस करती है। और ये भी संगम बनाती है ना? हाँ, और इसका संगम धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों का पवित्र संगम होता है। बेनेश्वर धाम जी। यहाँ माघ महीने की पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये सिर्फ नदियों का नहीं, बल्कि संस्कृतियों का भी संगम है। तो ये थी राजस्थान की नदियों की कहानी। कुछ रेगिस्तान की प्यास बुझाते बुझाते खुद खो जाती हैं, कुछ अपना स्वाद बदल लेती हैं और कुछ चंबल जैसी शान से बहती चली जाती हैं। हर नदी की अपनी एक शख्सियत है, अपना एक संघर्ष है। कोई अपनी मंजिल तक पहुंच पाती है, कोई रास्ते में ही दम तोड़ देती है, लेकिन हर नदी अपने पीछे जीवन और इतिहास के निशान छोड़ जाती है। नदियां आखिरकार रुक जाती हैं या इकट्ठा हो जाती हैं। चलिए अगली बार झीलों को देखते हैं। मीठा या खारा, स्पष्ट कर दें, हम राजस्थान की झीलों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक ऐसा राज्य जिसे हम रेगिस्तान के लिए जानते हैं, वहां इतनी झीलें होना, और वो भी दोनों तरह की, अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। और ये जानना भी दिलचस्प है कि एक रेगिस्तानी राज्य में खारी झीलें क्यों हैं? हाँ, ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। इसका स्रोत टेथिस सागर के अवशेषों को माना जाता है। चट्टानों के नीचे जो नमक है, वो केशिकत्व प्रक्रिया मतलब कैपिलरी एक्शन से ऊपर आ जाता है। अच्छा। और फिर पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे सिर्फ नमक रह जाता है। तो चलिए इसे सुलझाते हैं। पहले खारी झीलों से निपटते हैं और फिर मीठे पानी की झीलों से अपनी प्यास बुझाएंगे। और हाँ, याद रखने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स भी बताएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वही सबसे ज्यादा काम आती हैं। ठीक है, तो खारी झीलों में 3 बड़े नाम हैं, सांभर, पचपदरा और डीडवाना। इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक सरल तरीका है भूगोल। ज्यादातर खारी झीलें उत्तर पश्चिम में है, मतलब रेगिस्तान वाले इलाके में। जी। सांभर जो जयपुर में है, पचपदरा बालोतरा में, और डीडवाना जो अब डीडवाना कुचामन जिले में है, ये प्रमुख है। तो शुरुआत करते हैं सांभर झील से। स्रोत के अनुसार ये राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अरे वाह! और कमाल की बात है कि इसमें 5 नदियां आकर मिलती हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, तुर्तमती और खंडेल। यहाँ एक और आकर्षक बात यह है कि ये केंद्र और राज्य सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। 60-40 का अनुपात है। अच्छा, 60-40। जी, और भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% हिस्सा यहीं से आता है। 8.7%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और ये एक रामसर साइट भी है, जहाँ राजहंस मतलब फ्लेमिंगो जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, फैक्ट चेक। पचपदरा झील की बात करते हैं। स्रोत कहता है कि यहाँ का नमक सबसे अच्छी क्वालिटी का है। बिल्कुल सही। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है। 98%? हाँ, और यही परीक्षा में फंसाने वाला एक क्लासिक सवाल है। सबसे बड़ा बनाम सबसे अच्छा। मतलब सांभर उत्पादन में सबसे बड़ा और पचपदरा गुणवत्ता में सबसे बेहतर। इसे याद रखने की कोई ट्रिक? बहुत आसान। P फॉर पचपदरा, P फॉर प्योर। P फॉर पचपदरा, P फॉर प्योर। ये तो अच्छा है। और यहाँ एक और खास बात है। खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी का उपयोग करके नमक तैयार करते हैं। मोरली झाड़ी? जी,
ये एक परंपरागत तरीका है। ठीक है, तो अगर सांबर सबसे बड़ा और पचपदरा सबसे शुद्ध है, तो डीडवाना क्या है? सबसे उबाऊ। कह सकते हैं। इसका नमक खाने लायक नहीं है। खाने लायक नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट ज्यादा होता है। अच्छा, तो फिर इस नमक का करते क्या है? इसका इस्तेमाल औद्योगिक कामों में होता है, कागज, कांच और चमड़ा उद्योगों में। तो डीडवाना का मतलब हुआ औद्योगिक नमक। तो ये तो ऑप्शंस हटाने बहुत मदद करेगा। अगर सवाल खाने वाले नमक के बारे में है तो डीडवाना लिस्ट से बाहर। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सांबर मतलब सबसे बड़ा उत्पादक, पचपदरा मतलब सबसे शुद्ध नमक और डीडवाना मतलब औद्योगिक नमक। ये ट्रिक तो याद रहेगी। बहुत नमक हो गया। अब कुछ मीठे पानी की बात करते हैं। स्रोत के अनुसार उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है जी। तो चलिए पिछोला झील से शुरू करते हैं। इसकी कहानी बहुत अच्छी है। इसे 14वीं शताब्दी में एक बंजारे ने बनवाया था। हाँ, राणा लाखा के समय में। और ये उदयपुर की पहचान है। जो लेक पैलेस होटल है, वो जगनिवास महल जी, वो इसी झील में है। और इसमें 2 प्रसिद्ध द्वीप हैं, जगमंदिर जिसे जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था और जगनिवास जिसे जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था। पहला और दूसरा, इसे क्रम से याद रखना आसान है। बिल्कुल। अब बारी है पुष्कर झील की। स्रोत में इसके बारे में बहुत कुछ है। इसे तीर्थराज, तीर्थों का मामा और 52 घाट वाली झील भी कहा जाता है। और यहाँ प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर भी है। हाँ, इसे राजस्थान की सबसे पवित्र झील माना जाता है और ये एक प्राकृतिक क्रेटर झील है। क्रेटर झील मतलब ज्वालामुखी से बनी हुई? हाँ, या किसी उल्का पिंड के टकराने से। और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक सामान्य ज्ञान का सवाल। स्रोत में सबसे गहरी झील का भी जिक्र था, वो कौन सी है? वो है सिरोही में स्थित नक्की झील। नक्की झील? जी। स्रोत के अनुसार यह राजस्थान की सबसे ऊंची, लगभग 1200 मीटर ऊंची और सबसे गहरी, करीब 35 मीटर गहरी झील है। सबसे ऊंची और सबसे गहरी? हाँ, और एक मजेदार तथ्य भी है। बताइए। लोक कथाओं के अनुसार इसे देवताओं ने अपने नाखूनों यानी नख से खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की पड़ा। अरे वाह, नाखूनों से खोदी हुई। जी। सबसे ऊंची, सबसे गहरी और नाखूनों से बनी। ये तो याद रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसका मतलब यह है कि हर झील के साथ कोई ना कोई अनोखी कहानी या तथ्य जुड़ा हुआ है जो उसे याद रखने में मदद करता है। बिल्कुल। तो हमने सांभर के विशाल नमक के मैदानों से लेकर पुष्कर के पवित्र जल और नक्की की गहराइयों तक का सफर तय किया। दिमाग तथ्यों और ट्रिक से भर गया है। और यही हमारा लक्ष्य था, तथ्यों को एक यादगार कहानी में पिरोना। सही कहा। जैसे खारी झीलों को टेथिस सागर से जोड़ना आपको सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों भी बताता है। हम लगभग वहां हैं। अगला विषय आने वाला है, हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी। आखिरी दौर। चलिए मिट्टी के साथ मजबूती से इसे खत्म करते हैं। बिल्कुल। आज हम राजस्थान की मिट्टियों की कहानी सुनेंगे और ये सिर्फ रेत और पत्थर की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो फसलों की कहानी है। हाँ, ये उन फसलों की कहानी है जो यहाँ की थाली में सजती हैं। ये उस भूगोल की कहानी है जिसने यहाँ का इतिहास गढ़ा है। और हाँ, हम इसे परीक्षा के लिए कुछ मजेदार तरीकों और ट्रिक्स के साथ समझेंगे। तो हमारा मिशन साफ है, मिट्टी के इस मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को इतना आसान बना देना है कि परीक्षा में कोई भी सवाल गलत ना हो। बिल्कुल। हमारे पास मिट्टियों के सामान्य वर्गीकरण से लेकर कृषि विभाग के वो जो 14 प्रकार हैं और वो डरावना वैज्ञानिक वर्गीकरण, सबकी जानकारी है। हाँ, और साथ ही मिट्टी की समस्याओं और उनके समाधानों पर भी गहराई से बात करेंगे। चलिए, शुरू करने से पहले एक बुनियादी बात समझते हैं। मिट्टी आखिर है क्या? हाँ, ये जरूरी है। इसे केक की रेसिपी की तरह सोचिए। हाँ। इसमें 4 मुख्य चीजें होती हैं। लगभग 45% खनिज, 25% पानी, 25% हवा और बाकी का जो 5% है वो है जैविक पदार्थ। अच्छा। इन सब का सही संतुलन ही मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। वाह, मतलब मिट्टी सिर्फ धूल नहीं, एक जीता जागता सिस्टम है। तो चलिए, इस सिस्टम को समझने के लिए राजस्थान की एक काल्पनिक यात्रा पर निकलते हैं। जरूर। सबसे पहले जाहिर है हम पश्चिमी राजस्थान चलेंगे, जहां हमारा सामना होगा बलुई मिट्टी से। हाँ, इसे आप रेगिस्तान का राजा कह सकते हैं, लेकिन ये एक प्यासा राजा है। प्यासा राजा? हाँ, इसके कण बहुत मोटे होते हैं, जिससे छोटी छोटी बजरी। इस वजह से ये पानी को पकड़कर नहीं रख पाती, पानी सीधा नीचे चला जाता है। इसीलिए इसे बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो इसी वजह से इसे प्यासी मिट्टी कहते हैं।
कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये रेगिस्तान का राजा है जो हमेशा प्यासा रहता है। अब राजा को अपनी हड्डियां भी मजबूत रखनी है, तो वो क्या खाएगा? कुछ मजबूत चीज। कैल्शियम की गोलियां। तो बस याद रखिए कि बलुई मिट्टी में कैल्शियम मतलब Ca की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अरे वाह, ये बढ़िया कनेक्शन है। राजा प्यासा है और कैल्शियम खाता है, तो इस प्यासे राजा की जमीन पर उगता क्या है? निश्चय ही ऐसी फसलें जिन्हें कम पानी चाहिए, है ना? एकदम सही पकड़ा। बाजरा, मोठ, मूंग और मूंगफली जैसी फसलें यहाँ की मुख्य पैदावार हैं। ये वो फसलें हैं जो रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों को झेल सकती हैं। ठीक है, अब इस प्यासे राजा के इलाके से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लूनी बेसिन और शेखावाटी की तरफ। यहाँ हमें मिलती है भूरी रेतीली मिट्टी। हाँ, जिसका एक और नाम है सिरोजेम। सच कहूं तो ये नाम थोड़ा बोरिंग और कंफ्यूजिंग लगता है, सिरोजेम। नाम बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये मिट्टी फॉस्फेट का पावर हाउस है और इसके नाम में ही इसकी पहचान छिपी है। अच्छा, कैसे? सिरोजेम में एस आधा है ना, तो इससे याद रखें कि ये शेखावाटी और लूनी बेसिन के कुछ हिस्सों में मिलती है, और एस से याद रखें कि इसमें फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। अरे वाह, तो सिरोजेम का एस शेखावाटी और फॉस्फेट के लिए है। तो क्या इस फॉस्फेट की वजह से यहाँ कोई खास तरह की फसलें होती हैं? हाँ बिल्कुल, ये फॉस्फेट जीरा और इसबगोल जैसी नकदी फसलों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए जालौर और पाली के इलाके जीरा और इसबगोल के उत्पादन के लिए मशहूर हैं। वाह, अब समझ आया कि क्यों हर मिट्टी की अपनी एक खासियत है। चलिए, अब रेगिस्तान से निकलकर नदियों के पास चलते हैं, पूर्वी मैदानों में। मुझे लगता है यहाँ हमें सबसे उपजाऊ मिट्टी मिलेगी। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। यहाँ हमारा इंतजार कर रही है जलोढ़ मिट्टी, जिसे दोमट और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी? ये वो मिट्टी है जिसे नदियां हजारों सालों से अपनी बाढ़ के साथ लाकर जमा करती रही हैं। ये प्रकृति का एक तोहफा है। और यही वजह है कि ये इतनी उपजाऊ है। इसे याद रखने की ट्रिक तो इसके नाम में ही होनी चाहिए। सबसे आसान, जल ही जीवन है, और नदियों का जल अपने साथ बहाकर क्या लाता है? उपजाऊ कण, और उसमें होता है पोटाश। अच्छा, पोटाश। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, इसलिए यूरिया और डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि मिट्टी उपजाऊ है, ये भी जानना जरूरी है कि उसमें किस चीज की कमी है। बिल्कुल, और इसकी उपजाऊ क्षमता की वजह से ही यहाँ सबसे ज्यादा मांग वाली फसलें होती हैं। सरसों, गेहूं, गन्ना, जौ, ये भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी भी है। तो हमने रेतीली और मैदानी मिट्टियों को समझ लिया, लेकिन राजस्थान का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ज्वालामुखी के इतिहास से जुड़ा है। हाँ, हाड़ौती क्षेत्र। चलिए उस अनोखी काली मिट्टी की दुनिया में चलते हैं। इसका तो अपना ही एक अलग अंदाज है। एक तरह से हाँ, काली मिट्टी की जो पानी सोखने की क्षमता है ना, वो सभी मिट्टियों में सबसे ज्यादा होती है। अच्छा? जब बारिश होती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, और जब सूखती है तो इसमें गहरी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ओके। इन दरारों की वजह से ऐसा लगता है कि खेत की जुताई हो गई हो। इससे मिट्टी में हवा का संचार भी हो जाता है। ये तो कमाल है। मतलब किसानों का जुताई का एक चक्कर तो बच ही जाता होगा। और यहीं पर शायद हमारा वैज्ञानिक वर्गीकरण का एक क्लू भी छुपा है। एकदम सही। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं वर्टिसॉल। वर्टिसॉल। और इसे याद रखने का तरीका बहुत आसान है। वी से वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी, क्योंकि ये लावा से बनी है। और वी से वर्टिसॉल? बिल्कुल। और क्योंकि इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, तो जाहिर है यहाँ कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, साथ में सोयाबीन और मसालों की भी। ठीक है, अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर, रंगों की दुनिया। लाल चिकनी, लाल काली, लाल पीली, ये सारे नाम एक जैसे लगते हैं और परीक्षा में बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसे आसान बनाते हैं। एक गोल्डन रूल याद रखिए, जब भी मिट्टी के नाम में लाल रंग आए तो समझ जाइए कि इसका कारण है आयरन ऑक्साइड या लोह ऑक्साइड की अधिकता। आयरन ऑक्साइड, जैसे लोहे पर जंग लगता है? हाँ बिल्कुल वैसा ही, वो जंगी आयरन ऑक्साइड है। तो लाल मतलब आयरन ऑक्साइड। अब एक एक करके समझते हैं। लाल चिकनी मिट्टी, ये कहाँ मिलती है और किस फसल के लिए जानी जाती है? ये दक्षिणी राजस्थान की मिट्टी है, खासकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के पहाड़ी इलाकों में। और ये मक्का की पसंदीदा मिट्टी है। मक्का की? आप सोच सकती हैं कि मक्का और इस लाल मिट्टी की गहरी दोस्ती है। दोनों को पहाड़ी ढलान पसंद है। और लाल काली मिट्टी, नाम से तो लग रहा है कि ये दो मिट्टियों का मिश्रण है। बिल्कुल, ये लाल और काली मिट्टी का ट्रांजिशन जोन है, जहां हाड़ौती का पठार अरावली से मिलता है।
जैसे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। तो इसमें दोनों के गुण होंगे। हाँ, इसीलिए यहाँ मक्का और कपास दोनों की खेती होती है। और आखिरी है लाल पीली मिट्टी। इसका पीला रंग क्यों है? जब लाल मिट्टी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो आयरन ऑक्साइड का जलयोजन मतलब हाइड्रेशन हो जाता है, जिससे उसका रंग पीला पड़ जाता है। ये बनास बेसिन में मिलती है और ज्वार और सरसों के लिए अच्छी है। तो परीक्षा के लिए एक ट्रिक है। हाँ, ट्रिक ये है कि अगर लाल मिट्टी से जुड़ा कोई सवाल आए तो नक्शे में दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के विकल्पों पर सबसे पहले ध्यान दें। बहुत बढ़िया। ये तो हुए मुख्य प्रकार। अब उस हिस्से पर आते हैं जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, कृषि विभाग के 14 प्रकार। ये लिस्ट तो किसी को याद नहीं होती। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे कोई साइंस के फॉर्मूले रट रहे हो, लेकिन पूरी लिस्ट रटने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ हमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क? हाँ, हमें बस कुछ अजीब और खास नामों को पकड़ना है और उन्हें उनकी लोकेशन से जोड़ना है। लॉजिक और कहानी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दो सबसे अजीब नामों से, साइरोजेक्स और रेवेरिना। ये दोनों श्री गंगानगर में पाई जाती हैं। अब इन्हें कैसे याद रखें? एक छोटी सी कहानी बनाइए। गंगा के किनारे साईं बाबा और रवीना टंडन रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो मजेदार है। बस गंगानगर से साइरोजेक्स और रेवेरिना जुड़ गए। ये उस इलाके की मिट्टी है जहां नहरों से सिंचाई होती है। गंगा किनारे साई और रवीना, ये कभी नहीं भूलेगा। अगला नाम है जिप्सी फेरिस। इसके नाम में ही कोई सुराग छुपा लग रहा है। बिल्कुल, जिप्सी फेरिस में जिप्सी शब्द छुपा है, जो जिप्सम जैसा लगता है। और राजस्थान में जिप्सम के सबसे बड़े भंडार कहाँ हैं? बीकानेर में। तो जिप्सी फेरिस मिट्टी बीकानेर की हो गई। ये लॉजिकल कनेक्शन है, रटना नहीं है। और वो कैल्सी ब्राउन और नॉन कैल्सी ब्राउन का क्या चक्कर है? इसमें भी लॉजिक है। कैल्सी मतलब कैल्शियम। हमने शुरू में ही बात की थी कि कैल्शियम रेगिस्तान के राजा यानी बलुई मिट्टी में ज्यादा होता है। हाँ, सही बात है। तो कैल्सी ब्राउन डेजर्ट मिट्टी जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले हिस्सों में मिलेगी। और नॉन कैल्सी ब्राउन ये वहां मिलेगी जहां रेगिस्तान का असर कम है, यानी अरावली के आसपास, जैसे नागौर, जयपुर, सीकर। वाह, ये तो सच में आसान हो गया। अब वो सबसे डरावना वाला, यूएसडीए का वैज्ञानिक वर्गीकरण, एरिडिसॉल, अल्फिसॉल, वर्टिसॉल। हाँ, ये नाम तो जबान पर भी नहीं चढ़ते। पर इसमें बस 5 नाम सबसे जरूरी हैं और हम उन्हें पहले ही थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। अच्छा। हाँ, हमें बस डॉट्स कनेक्ट करने हैं। सबसे पहला एंटीसोल। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है। और दूसरी सबसे ज्यादा कौन सी है? वो है एरिडिसोल। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। एरिड का मतलब होता है शुष्क, तो ये शुष्क इलाकों यानी पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है। अच्छा, तो परीक्षा के लिए एलिमिनेशन ट्रिक क्या होगी? ट्रिक ये है कि अगर सवाल पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो विकल्प में सबसे पहले एरिडिसोल या एंटीसोल ढूंढें। और हाड़ौती क्षेत्र की काली मिट्टी के लिए? तो हम पहले ही ट्रिक बना चुके हैं। हाँ, हमारा सुपर हीरो वर्टिसोल। वी से वॉल्केनिक, वी से वर्टिसोल। और पूर्वी मैदानों की जलोढ़ मिट्टी? उसके लिए है एल्फिसोल। ए से एल्यूवियल यानी जलोढ़, ए से एल्फिसोल, ऐसे याद रख सकते हैं। और अंत में दक्षिणी भाग की लाल चिकनी मिट्टी के लिए है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल? हाँ, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत। ये अभी बनने की शुरुआती अवस्था में है। बस ये 5 नाम और उनका लॉजिक याद रखिए, पूरा वर्गीकरण कवर हो जाएगा। चलिए, अब मिट्टी के दुश्मनों की बात करते हैं। पहला और सबसे बड़ा दुश्मन अपरदन, जिसे रेंगती हुए मौत भी कहते हैं। ये नाम ही बहुत भयानक है। हाँ, और ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये धीरे धीरे बिना पता चले मिट्टी की सबसे कीमती ऊपरी उपजाऊ परत को हटा देता है और खेत बंजर हो जाता है। और राजस्थान में इसका मुख्य कारण हवा है। हवा है, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान में वायु अपरदन का सबसे बड़ा कारण अति पशुचारण यानी ओवरग्रेजिंग है। जब जानवर सारी घास चढ़ लेते हैं तो मिट्टी ढीली होकर हवा के साथ उड़ने लगती है। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना? हाँ, परतदार और हाँ, एक है परतदार अपरदन, जिसमें हवा मिट्टी की एक पतली परत को चादर की तरह उड़ा ले जाती है। ये जैसलमेर में सबसे ज्यादा होता है। और दूसरा है अवनली का अपरदन, जिसमें तेज बहता पानी जमीन में गहरी नालियां या बीहड़ बना देता है। और ये चंबल वाला? हाँ, ये चंबल बेसिन की सबसे बड़ी समस्या है। अब आते हैं दूसरी समस्या पर, जो है सेम वाटर लॉगिंग। इसका मतलब है मिट्टी का दलदली हो जाना,
ये तो उन इलाकों के लिए बड़ी अजीब बात है जहां पानी की कमी रहती है। ये एक विडंबना ही है। ये समस्या इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पैदा हुई। अच्छा, ज्यादा सिंचाई के कारण? हाँ, ज्यादा सिंचाई के कारण जमीन में पानी का स्तर ऊपर आ गया और जमीन दलदली हो गई। ये बहुत गंभीर समस्या है। तो इसका कोई समाधान है? हाँ, इसका एक हीरो उपाय है। एक पेड़ सफेदा यानी यूकेलिप्टस। ये पेड़ अपनी जड़ों से बहुत ज्यादा पानी सोखता है और इसे लगाने के लिए नीदरलैंड की मदद ली जा रही है, इंडो डच प्रोग्राम के तहत। बिल्कुल। और आखिरी समस्याएं हैं लवणीयता और क्षारीयता, यानी मिट्टी का खारा और बेसिक हो जाना। इन दोनों के लिए हमारे पास मजेदार मेमोरी ट्रिक्स हैं। पहले लवणीयता यानी सैलिनिटी की बात करते हैं। इसका सीधा उपाय है मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग। अच्छा, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, जब खाना ज्यादा सॉल्टी यानी लवणीय हो जाए तो मम्मी क्या कहती हैं? कहती हैं बहुत खा लिया, अब जाओ जिम करो। सोल्टी के लिए जिम। तो सॉल्टी मिट्टी के लिए जिम यानी जिप्सम। ये तो शानदार है, ये तो हमेशा याद रहेगा। और क्षारीयता का क्या? क्षारीयता मतलब अल्कालिनिटी, या कह सकते हैं कि मिट्टी का बेस बिगड़ गया है, उसका पीएच लेवल 8.5 से ज्यादा हो गया है। इसका उपाय है ग्वार और ढेंचा की हरी खाद। अच्छा, तो इसकी ट्रिक? तो ट्रिक है, जब जीवन में बेस बिगड़ जाए तो हमें शांति के लिए कहाँ जाना चाहिए? हरियाली के पास, ग्रीनरी यानी हरियाली के पास। तो क्षारीय मिट्टी जिसका बेस बिगड़ गया है उसके लिए हरी खाद। सॉल्टी के लिए जिम और बेस बिगड़ने पर ग्रीनरी। कमाल है। तो ये थी राजस्थान की मिट्टियों की पूरी कहानी, जिसे हमने कुछ ट्रिक्स, कहानियों और लॉजिक से समझने की कोशिश की। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या बदलती जलवायु और घटता भूजल इन समस्याओं को भविष्य में और भी जटिल बना देगा? ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। अब आपने महत्वपूर्ण यूनिट भौतिक आधार व प्राकृतिक संरचना का रिवीजन कर लिया है। इसे दोहराएं और आप परीक्षा में सफल होंगे। मिलते हैं अगले रैपिड रिवीजन राउंड में।